शुरू किया था लेक्चर 1 में, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन 1, 2 एंड सेकंड का फर्स्ट और सेकंड कराया था। आज हम करेंगे लेक्चर 2, जिसमें हम इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पे ऊपर राइट साइड में प्लेलिस्ट का लिंक आएगा ऊपर कॉर्नर में, उस पर क्लिक कीजिए। आपको लाइन वाइज सारे प्रैक्टिस सेट के वीडियोस मिल जाएंगे। उसमें आपको 7.2 का लेक्चर 1 भी मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन दिया है, S is inversely proportional to t square। मुझे कैसे पता चला इनवर्स है? क्योंकि इसमें 1 अपॉन है ना, ये इसका मतलब डायरेक्ट इनवर्स नहीं होता, ठीक है बच्चों। इसको ये तो खाली वेरिएशन का साइन है। अगर 1 अपॉन होगा तो इनवर्स है, अगर ये टी स्क्वायर डायरेक्टली ऐसा लिखा होता तो डायरेक्ट वेरिएशन है, ठीक है। तो मुझे ये देख के पता चला 1 अपॉन लिखा है मतलब इनवर्स वेरिएशन। तो S is inversely proportional to t square। ऐसे मत बोलना कि S is inversely proportional to 1 upon t square, तो उल्टा हो गया। आप बोलेंगे S is inversely proportional to t square। अगर किसी ने भी आपको ऐसा बोला तो आप कैसे लिखेंगे? Inversely proportional to t square। अगर मैं बोलूं विराट is inversely proportional to रोहित, तो कैसे आएगा? विराट is inversely proportional to रोहित। ऐसे मत बोलना विराट is inversely proportional to 1 upon रोहित, ठीक है। चलो, तो यहां पे सबसे पहले लिखा हुआ है S is inversely proportional to t square, therefore S, अब ये इसके जगह पे क्या आएगा? इसके जगह पे आएगा इक्वल टू k, नीचे क्या आ जाएगा? t स्क्वायर। अब ये k हमने खुद से लिखा है तो k का मतलब बताना पड़ेगा। k का मतलब क्या है? k का मतलब है कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, तो लिख दो साइड में। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में टी स्क्वायर देखो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ना, तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या मिलेगा मुझे? देयरफॉर s मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर इज इक्वल टू k। यहाँ पे सिर्फ k बचेगा ना, ये टी स्क्वायर वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब उसने वैल्यूज दी है, इफ s इज इक्वल टू 4 देन t इज इक्वल टू 5। तो हम लिखेंगे नाउ इफ s इज इक्वल टू 4 t is equal to 5, we have, क्या है हमारे पास? हमारे पास ये वाला इक्वेशन है। क्या बोलता है वो? s multiplied by t square is equal to k। therefore ये s के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं? 4, t के जगह पे 5, तो क्या मिलेगा मुझे? s के जगह पे 4 एंड t के जगह पे 5। स्क्वायर के जगह पे स्क्वायर तो आएगा ही ना, t के जगह पे 5, स्क्वायर के जगह पे स्क्वायर। This is equal to k। 4 multiplied by 5 square मतलब 5 into 5 which is 25। 4 into 25 is 100। तो मुझे k का वैल्यू क्या मिल गया? मुझे k का वैल्यू मिल गया 100। लेकिन k का वैल्यू सिर्फ काम का नहीं है, k का वैल्यू जो मिला है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो मैं लिख सकता हूँ s into t square is equal to 100। तो क्या आ जाएगा? मुझे मिलेगा therefore s multiplied by t square is equal to 100। अब ये क्या है? जब भी आप यहाँ पे k का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको s और t के बीच में रिश्ता मिल जाएगा ना। इनका रिश्ता क्या है कि s और t स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो 100 आता है। तो ये जो रिश्ता मिला है इसको क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो यहाँ पे लिख दो इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ओके, तो क्या क्या पूछा था क्वेश्चन में? इक्वेशन ऑफ वेरिएशन पूछा था एंड कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन पूछा था। हमने दोनों निकाल दिया है, यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे हम लोगों ने कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन निकाला और यहाँ पे हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ वेरिएशन निकाला, दोनों मिल गया हम लोगों को। एक बार पूरा सोल्यूशन देख लो, बहुत ही टाइम पास क्वेश्चन है, जैसे पहले दो किए थे, थर्ड भी वैसा ही है। लिख लिया नोटबुक में? नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी वही पूछा है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। अरे यार, मैंने सोचा था कि फोर्थ क्वेश्चन मैं आप लोगों को खुद से करने को दूंगा, लेकिन यहाँ पे तो स्क्वायर रूट दिया है। अभी आधे बच्चे स्क्वायर रूट देख के डर जाएंगे और सोचेंगे अरे सर तो इजी क्वेश्चन खुद करते हैं और डिफिकल्ट क्वेश्चन हमको खुद को करने दे देते हैं। काफ़ी टीचर्स ऐसा करते हैं ना, जो इजी सॉल्व करा देते हैं और डिफिकल्ट क्वेश्चन होमवर्क दे देते हैं। चलो सॉल्व करके दे रहा हूँ ये, लेकिन रूट देख के डरना नहीं है। और रूट बहुत ईजी होता है। आपके दिमाग में ऐसा है कि स्क्वायर रूट है तो डिफिकल्ट है, तो दिमाग में से निकाल दो। मैं सॉल्व तो करा ही रहा हूँ ये। तो कैसे लिखेंगे इसको? सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे यर x
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू? स्क्वायर रूट ऑफ y। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब हम लोग ये जो अल्फा साइन है ना, इसको लिखेंगे इक्वल टू के। ठीक है, कैसे आ जाएगा? उसको मैं लिखूंगा इक्वल टू के, बाकी सब सेम रहेगा, x और यहां पे आएगा अपॉन, ऐसे ही लिखते हैं ना, अल्फा के जगह पे इक्वल टू के लिख दिया। अब ये जो आया है ना के, ये बताना पड़ेगा क्या है। के क्या है? के कोली है क्या? नहीं, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है। तो यहाँ पे लिख दिया ये के इज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अब ये रूट वाई यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ वाई डिवाइड हो रहा है ना, वहां जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो मुझे मिलेगा देयरफॉर एक्स मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ वाई इज इक्वल टू के। ठीक है, ये x और मल्टीप्लाइड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये मल्टीप्लिकेशन वाला है। ठीक है, ये तो अपना x है, इसलिए अलजेब्रा कैसे लिखो ना जब भी, तो कर्सिव हैंडराइटिंग में लिखने का, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब ये मिल गया, उसने कंडीशन क्या दिया? इफ x इज इक्वल टू 15 y इक्वल टू 9, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इफ x इक्वल टू 15 देन y इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो यही वाला इक्वेशन वापस नीचे कॉपी कर लूंगा। वी हैव x मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ y इज इक्वल टू के। x के जगह पे मैं क्या डालूंगा? x के जगह पे डालूंगा 15, y के जगह पे डालूंगा 9। तो क्या मिलेगा मुझे? देयरफॉर 15 मल्टीप्लाइड बाय y के जगह पे 9 इक्वल टू के। अब यहाँ पे रफ में देखो, 9 क्या है? 3 इंटू 3 लिख सकते हैं ना 9 को। तो अगर 9 के ऊपर छतरी बना देंगे तो इधर भी छतरी बनेगा, और दो नंबर जब साथ में रिपीट हो रहा होगा छतरी के अंदर तो बाहर आएगा तो एक ही नंबर बचेगा, है ना? इसमें से एक ही नंबर बचेगा ना, तो 3 आ गया बाहर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 का वैल्यू क्या आ रहा है? 3। तो इसके जगह पे हम लोग लिख देंगे 3। ये सीखा था हमने, स्टैंडर्ड 7 में किया था, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। कभी भी स्क्वायर रूट निकालना है तो नंबर को ऐसे सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो वैसा निकालने का। 9 है तो 3 इंटू 3 हो रहा है ना, इसको परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं, इसलिए 9 का रूट आ रहा है 3। ठीक है, इक्वल टू के। 15 इंटू 3 करेंगे तो आपको आएगा 45 इक्वल टू के। तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर के इज इक्वल टू 45। कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन निकाल लिया। ये एक क्वेश्चन पूछा था ना कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, दूसरा क्या पूछा है? इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो के इक्वल टू 45 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या मिल जाएगा मुझे? ऐसे आ जाएगा ना, x मल्टीप्लाइड बाय रूट वाई और k का वैल्यू 45 इधर डाल दूंगा तो आ जाएगा x मल्टीप्लाइड बाय रूट वाई इक्वल टू 45 इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ओके, तो यहाँ पे हमने कांस्टेंट भी निकाल लिया, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन भी निकाल लिया। ये स्क्वायर रूट का कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या? स्क्वायर रूट ऑफ 9 हमने कैसे निकाला? हमको पता है 9 इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो इधर छतरी डाला तो इधर भी छतरी डालेंगे। छतरी के अंदर दो नंबर सेम रिपीट होगा ना, तो छतरी हट के सिर्फ एक ही नंबर बाहर बचेगा, लेकिन दोनों नंबर सेम रिपीट होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक बाहर आ सकता है। मैं आपको स्क्वायर रूट का भी एक अलग से सेशन लूंगा, तो आपको शायद वहां पे समझ में आए। काफी बच्चों को ये सब कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम होता है ना। अगर आपको भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट्स में मुझे बताओ, तो मैं इसका एक वीडियो अलग बना दूं। ये कॉपी कर लो आपके नोटबुक में। इजी था? चलो आगे बढ़ते हैं। इजी था? चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया है, द बॉक्सेस आर टू बी फिल्ड विथ एप्पल्स इन अ हीप। ठीक है, बॉक्सेस पड़े हैं कुछ, यहाँ पे एप्पल का एक ढेर पड़ा है, वो एप्पल्स आपको बॉक्स में भरने हैं, ऐसा एक प्रॉब्लम दिया हुआ। इफ 24 एप्पल्स आर पुट इन अ बॉक्स, मतलब एक बॉक्स में 24 एप्पल डाल रहा है वो, then 27 boxes are needed. If 36 apples are filled in a box, how many boxes will be needed? मतलब अगर एक बॉक्स में 24 एप्पल डाला तो 27 बॉक्स चाहिए। ठीक है, 24 एप्पल, 24 के जगह पे अगर 36 एप्पल डाला, एक ही बॉक्स में और ज्यादा एप्पल ठूस दिया तो क्या होगा? अगर एक ही बॉक्स में और ज्यादा एप्पल ठूसा तो बॉक्स कम लगेंगे ना, कि सपोज मेरे पास इतने एप्पल है, ठीक है, मैंने एक बॉक्स में 10 एप्पल डाला तो 3 बॉक्स में मेरा काम खत्म हो गया। लेकिन अगर मैं एक ही बॉक्स में 15 एप्पल डालूं तो हो सकता है मुझे सिर्फ 2 ही बॉक्स लगे, तीसरे बॉक्स की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि एक ही बॉक्स में मैंने ज्यादा भर दिया ना।
तो जितना ज्यादा एप्पल मैं एक बॉक्स में भरता जाऊंगा उतने कम बॉक्स लगेंगे ना मुझे। देखो ये क्वेश्चन में ना कहीं पे भी दिया नहीं है कि कौन सा वेरिएशन है, डायरेक्ट है, इनवर्स है, बताया ही नहीं है। वो आपको खुद को बताना है। तो आपको खुद को समझना है कि जितने ज्यादा एप्पल आप एक बॉक्स में पैक करेंगे उतने कम बॉक्स लगेंगे आपको। कोई भी प्रॉब्लम ले लो, कहीं पे भी, ऐसा जरूरी नहीं कि यहीं पे। अगर आपको कुछ चीजें बॉक्स में पैक करनी है, आप थोड़ा सा डालोगे बॉक्सेस में तो बॉक्स आपको ज्यादा लगेंगे। आप जितना ज्यादा माल एक बॉक्स में डालोगे तो आपको बॉक्सेस कम लगेंगे ना। जैसे आपके पास 10 खिलौने हैं, ठीक है, आप 10 खिलौने, 2 खिलौने एक बॉक्स में डालते हैं तो कितने बॉक्स लगेंगे? अगर आपके पास 10 खिलौने हैं तो 2 इसमें डाले, 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 तो आपको कितने बॉक्स लगे? 1 2 3 4 5, 5 बॉक्सेस लगे। लेकिन आपके पास 10 खिलौने हैं और आप एक बॉक्स में 5 खिलौने पैक कर रहे हैं, खत्म हो गया ना। 10 खिलौने 2 बॉक्स में ही आ गए। तो जितने ज्यादा खिलौने आपने एक बॉक्स में डाले आपको बॉक्स कम लगे। पहले 5 बॉक्स लग रहे थे, फिर 2 ही बॉक्स लगे, ठीक है। तो जैसे जैसे आप ऐसा करेंगे हमेशा बॉक्सेस कम होंगे। तो नंबर ऑफ एप्पल्स एंड बॉक्सेस इनवर्स वेरिएशन में, इनवर्स वेरिएशन में एक ही यही होता है ना। देखो एप्पल्स बढ़ेंगे बॉक्स में तो बॉक्सेस कम हो जाएंगे, ओके। तो यहां पे सबसे पहले नाम दे देते हैं कि एक बॉक्स में जितने एप्पल डालें उसको ए बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि एप्पल्स हैं। और कितने बॉक्स लगेंगे, बॉक्स आर नीडेड पूछा है ना, कितने बॉक्स लगेंगे उसको बी ले लेते हैं। तो कैसे लिख देंगे, ये ऐसे आ जाएगा, लेट ए बी द नंबर ऑफ एप्पल्स इन ईच बॉक्स। एक बॉक्स में ए एप्पल्स आएंगे तो टोटल बॉक्स कितने लग रहे हैं, बी, बी बी द टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस। और मैंने बताया कि ये जो है आप ज्यादा एप्पल्स बढ़ाएंगे एक बॉक्स में तो बॉक्सेस कम होते जाएंगे। ऐसे ही होगा ना, देखो एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है। जब भी ऐसा होता है तो ये लोग कौन से रिलेशनशिप में है, इनवर्स वेरिएशन। तो हम लोग ये लिख देंगे, योर ए वेरीज इनवर्सली विद बी। तो कैसे आएगा वो, आप चाहिए तो ये भी लिख दो कि योर एज ए इंक्रीजेस, ये ऊपर एरो डाला देखो इंक्रीजेस, तो बी डिक्रीज हो रहा है। तो मैं बोल सकता हूं नंबर ऑफ एप्पल्स इन ईच बॉक्स आर वेरिंग इनवर्सली विथ द टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस, ठीक है। तो अगर ये रिलेशनशिप मुझे मैथमेटिकल टर्म्स में लिखनी है तो कैसे लिखूंगा, दैट इज और देयरफॉर ए वेरीज इनवर्सली विथ बी। ये हमने मैथमेटिकल टर्म्स में लिखा। अब ये आपको मिल गया तो इसके बाद तो बहुत इजी है, आप अल्फा के जगह पे इक्वल टू के लिख के पूरा सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मेन समझना क्या है आपको, ये वाला पार्ट, कि पहले तो वेरिएशन दिया नहीं था क्वेश्चन में, हमने ढूंढा कि वेरिएशन कैसे आया, इनवर्स वेरिएशन आया, बिकॉज जब भी ए बढ़ रहा है तो बी कम हो रहा है, ओके। फिर हम लोगों ने मैथमेटिकल रिलेशनशिप लिखी, वो यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे आएगा, ये ए और बी तो ऐसे का ऐसा रहेगा, ये अल्फा के जगह पे आएगा इक्वल टू के। लेकिन के क्या है वो लिखना पड़ेगा, के इज अ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, ऐसे लिख देंगे वेयर के इज अ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अब ये बी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, therefore a multiplied by b is equal to k, ठीक है, ये हमको आ गया। अब क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, if 24 apples are put in a box, number of apples in a box क्या है, a, मतलब a का वैल्यू 24, तो 27 बॉक्सेस आर नीडेड। टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या है, b, तो 27 लग रहे हैं, मतलब 27 क्या है, b। तो जब a 24 है तो b क्या है, 27। एक बार फिर से पढ़ो ये पूरा लाइन ताकि आपको समझ में आए a क्यों है ये, बिकॉज दीज आर द नंबर ऑफ एप्पल्स इन द बॉक्स एंड दीज आर द टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस नीडेड। तो यहाँ पे 27 b हो गया, a 24 हो गया। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है तो मैं लिखूंगा इफ a इज इक्वल टू 24, b इज इक्वल टू 27, ऐसे लिख दूंगा। अब मेरे पास ये वाला इक्वेशन तो रेडीमेड है यहाँ पे, तो मैं बोल सकता हूं ना, नाउ a multiplied by b is equal to k, यहीं से लिखा हुआ है सेम इक्वेशन। a के जगह पे आ जाएगा 24, b के जगह पे यहाँ पे आ जाएगा 27, तो मुझे मिलेगा 24 मल्टीप्लाइड बाय 27 इज इक्वल टू k। रफ वर्क में 24 और 27 को मल्टीप्लाई करो,
24, 27, 27 4 सा हो जाएगा 108, 27 2 सा 54 प्लस 10 64, तो आ गया 648। अगर आपको 27 का टेबल नहीं आता है तो 7 फिर 2 ऐसे करके पूरा 2 लाइन में करो स्टेप वाइज। तो इसका आंसर आ गया 648 इज इक्वल टू के। तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर के इज इक्वल टू 648। जैसे ही के का वैल्यू मिल गया तो ये के का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करके क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर a मल्टीप्लाइड बाय b इज इक्वल टू के के जगह पे 648। क्या है ये, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ओके, अब ये मिल गया तो जो भी पूछेगा वो हम सब निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या पूछा है, इफ 36 एप्पल्स आर फिल्ड इन अ बॉक्स, नंबर ऑफ एप्पल्स इन अ बॉक्स मतलब a होता है ना, तो 36 क्या है, a है। तो वो पूछ रहा है हाउ मेनी बॉक्सेस विल बी नीडेड, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस b है ना, मतलब वो b का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, व्हेन a इज इक्वल टू 36 b इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये पूछा है ना, तो नीचे लिख देते हैं ये है ना, a इक्वल टू 36 b इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो पहले ये वाला इक्वेशन नीचे कॉपी करेंगे, वी हैव a मल्टीप्लाइड बाय b इज इक्वल टू 648। देयरफॉर इसमें a के जगह पे 36 डालेंगे, 36 मल्टीप्लाइड बाय b इज इक्वल टू 648। मुझे b का वैल्यू चाहिए तो मुझे यहाँ से 36 को भगाना पड़ेगा। 36 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड, तो मुझे मिलेगा 648 डिवाइड बाय 36। अगर आपको डायरेक्टली नहीं करना है तो हम लोग जैसे अभी तक कर रहे थे, 36 हटाना है ना, तो दोनों तरफ 36 से डिवाइड कर देंगे, इधर भी 36 इधर भी 36। ओके, कट करो, देखो यहाँ पे तो 1 जार कट हो गया, सिर्फ b बचा। तो देयरफॉर b इक्वल टू, अब यहाँ पे इसको वैल्यू निकालो, 36 6 में जाता है ना, 6 में कट करके देखते हैं, 6 6 जार 36, यहाँ पे आएगा 6 1 जार 6, 6 0 जार 0, 6 8 जार 48। फिर से 6 में कट करो, 6 1 जार 6, अब बचेगा 6 1 जार 6, 48 आया, 6 8 जार 48, तो b आपको आया 18। b क्या है, b इज द टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो यही पूछा था ना उसने, जब 36 एप्पल एक बॉक्स में डालेंगे तो कितने बॉक्स लगेंगे, b कितना होगा, टोटल 18 बॉक्सेस लगेंगे। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे कि हम लोगों को 18 बॉक्स लगेंगे। तो यहाँ पे ऐसे लिख दिया, when 36 apples are filled in one box 18 boxes will be required। how many boxes will be needed पूछा है ना, 18 boxes will be needed भी लिख सकते हैं आप लोग। वीडियो पॉज करो, ये वाला पार्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद जो किया है वो तो हम लोग ने ऑलरेडी बहुत बार कर लिया, बहुत ईजी है, लेकिन ये वाला पार्ट इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। 2-3 बार आपके नोटबुक में क्वेश्चन लिखो ताकि आपके दिमाग में घुस जाए कि ये कैसे निकालते हैं। फिर आपको कोई अलग टाइप का क्वेश्चन दिया तो भी आपको समझेगा कि कैसे पता करने का कि इनवर्स वेरिएशन है कि डायरेक्ट वेरिएशन। आ गया समझ में? तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। आज मैंने आपको ये 3 और 4 कराया एंड क्वेश्चन नंबर 3 कराया जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेक्चर 1 में मैंने आपको ये फर्स्ट 2 में फर्स्ट और सेकंड कराया था। लेक्चर 2 जो मैंने आज दिया उसमें मैंने थर्ड, फोर्थ और ये थर्ड क्वेश्चन कराया। ठीक है, जो बाकी क्वेश्चंस बचे हैं वो हम लोग लेक्चर 3 में करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी इनवर्स वेरिएशन अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही सारे प्रैक्टिस सेट के डिटेल्ड सॉल्यूशंस अपलोड करते रहेंगे। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जैसे मैं इसका लेक्चर 3 लेके आऊं आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जब ये लेक्चर खत्म होगा तो राइट साइड में यहाँ पे एक बॉक्स आएगा, वो बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपको 8th स्टैंडर्ड का प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसमें लाइन वाइज 8th स्टैंडर्ड के सारे प्रैक्टिस सेट मैंने अपलोड कर दिए हैं। आप कोई भी प्रैक्टिस सेट स्क्रॉल करके देख सकते हैं और वो प्रैक्टिस सेट समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच।